बीजेपी ने इस साल के बजट के प्रावधानों को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी की है। इसके तहत प्रमुख केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी बजट की खास बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सेमिनार में हिस्सा लेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी शासन में नहीं है, वहां नेता प्रतिपक्ष या दूसरे वरिष्ठ नेता बजट का प्रचार करेंगे। देश के सभी जिलों में केंद्रीय बजट पर चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने के लिए 9 सदस्यों वाले एक टास्क फोर्स का गठन किया है। बीजेपी का ये अभियान 12 दिनों तक चलेगा। इस बीच यूपी के सीएम योगी ने बजट को विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला बताया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने घर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। जयपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने मजबूरी में गौमांस ही क्यों न खाया हो, किसी कारण से वे चले गए तो दरवाजा बंद नहीं कर सकते हैं। आज भी उसकी घर वापसी हो सकती है। संघ के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि सवर्ण हिंदू तो विदेशी हैं, वो विदेश से आए हैं। भारत वास्तव में सिर्फ शूद्र और द्रविड़ों का है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद की विवादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी है। अभी तक पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका निजी बयान बता रही थी, लेकिन अब पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि रामचरितमानस में 1-2 चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत होता है। उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने एक बार फिर रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे लोगों को कैंसर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में नया दावा किया है। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। साथ ही ईडी ने पहली बार घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने शराब कंपनी के एमडी समीर महिंद्रू की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। सीएम केजरीवाल ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह काल्पनिक बताया है। बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पाठक के एक वायरल वीडियो को लेकर हड़कंप मचा है। वीडियो में सीनियर आईएएस अधिकारी मीटिंग के दौरान डिप्टी कलेक्टर को गालियां देते नजर आ रहे हैं। साथ ही बिहार के लोगों को भी भला बुरा कह रहे हैं। वीडियो में एक अधिकारी की आवाज सुनाई दे रही है जिसमें वो माफी मांग रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने पाठक की बर्खास्तगी की मांग की है। नेपाल से लाई 2 शालिग्राम शिलाओं की अयोध्या में विधि विधान से पूजा की गई और फिर उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। शिलाओं के राम की नगरी में पहुंचने के बाद साधु संतों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। शिलाओं को देखने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। नेपाल से शालिग्राम की शिलाओं के साथ कई गणमान्य लोग भी अयोध्या पहुंचे हैं, जिनमें नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम भी शामिल हैं। साथ में देवी जानकी को उनके ससुराल छोड़ने के लिए नेपाल से कई महिलाएं भी अयोध्या पहुंची हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने संगम नगरी में गंगा में डुबकी लगाई और पूरे विधि विधान से पूजा की। गंगा स्नान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री सतुआ बाबा के आश्रम में पहुंचे और साधु संतों से मुलाकात की। सतुआ बाबा के आश्रम में भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया और कहा कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर महादरबार का आयोजन किया है, जहाँ वो भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए दहशतगर्द अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। वो अब आम आईईडी की जगह परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक 13 दिन पहले यानी 21 जनवरी को नारवाल में 20 मिनट के अंदर हुए 2 धमाकों में इसी परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। डीजीपी ने बताया कि परफ्यूम आईईडी परफ्यूम की बोतल की तरह ही होता है। अगर कोई इसे दबाने या खोलने की कोशिश करेगा तो आईईडी विस्फोट हो जाएगा। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और ये खबर है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारे विवाद सुन रहे हैं। हर रोज अखबारों के पहले पन्ने पर इस विवाद के बारे में खबरें छप रही हैं। और आपको शायद पता होगा कि अमेरिका की एक रिसर्च फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि गौतम अडानी की सारी कंपनियां अंदर से खोखली हैं और उन्होंने अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट में हेरा फेरी करके बहुत बड़ा स्कैम किया है। यह आरोप लगाया गया है। हमने अब तक इस खबर का विश्लेषण आपके लिए इसलिए नहीं किया था क्योंकि यह व्यापार जगत की एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं
जिसने इस खबर को देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया है और आज आम लोग भी इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होगा और सरल भाषा में होगा ताकि आप सब इसे समझ सकें, आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो 3 बड़ी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं, जिसकी वजह से हमें लगा कि आज यह विश्लेषण करना जरूरी है। पहली घटना यह है कि विपक्षी दलों ने आज एक मत से इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, अडानी पर चर्चा कराने की मांग की और विपक्ष का कहना है कि सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इस मामले की जांच कराए या फिर वो इसकी जांच के लिए एक संसदीय कमेटी का गठन करे। और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्षी दल अब तक इस मुद्दे पर संसद को भी चलने नहीं दे रहे हैं और आज इस पर लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ है। ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आगे बढ़ने से पहले आपको जो जाननी है वो ये कि विपक्ष इस समय पूरे देश में बिखरा हुआ था। अभी तक ना तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को इकट्ठा कर पाई, क्योंकि आपने देखा होगा विपक्षी नेता उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं आए, ना अरविंद केजरीवाल इस बिखरे हुए विपक्ष को इकट्ठा कर पाए, ना ही ममता बनर्जी इसे इकट्ठा कर पाई, ना ही नीतीश कुमार इसे इकट्ठा कर पाए। यानी ये विपक्ष बिखरा हुआ है बिल्कुल। लेकिन गौतम अडानी ने आज इस विपक्ष को एक साथ एक मंच पर बिल्कुल इकट्ठा कर दिया और इस पूरे विपक्ष को आज इसकी एक राय बन गई। तो गौतम अडानी की वजह से आज हमारे देश में विपक्ष इकट्ठा हो गया है, क्योंकि सबको 2024 के लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहे हैं और सबको नजर आ रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर हम देश में राजनीति कर सकते हैं। तो नेता तो ऐसे मुद्दों को सूंघ लेते हैं दूर से ही। आज की दूसरी बड़ी घटना यह है कि अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए का जो FPO लाने वाले थे, यानी स्टॉक मार्केट में अपने नए शेयर्स लाकर जो पैसा यह ग्रुप जुटाने वाला था, उसे अडानी ग्रुप ने रद्द कर दिया है और कहा है कि वो ये 20,000 करोड़ रुपए अब निवेशकों को वापस लौटा देगा। और गौतम अडानी खुद कैमरे के सामने आए और उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने ये फैसला नैतिकता के आधार पर लिया है। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. तो गौतम अडानी खुद देश के सामने आए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि गौतम अडानी को खुद देश के सामने आना पड़ा। वो कैमरे के सामने खुद आए हैं और उन्होंने अपने निवेशकों से सीधे डायरेक्टली बात की है। इस बार उन्होंने कोई प्रेस रिलीज निकाली तो है, लेकिन प्रेस रिलीज से पहले वो खुद अपने निवेशकों से बात कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने इसमें कही है नैतिकता की, कि उनका ये जो FPO था ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड था, यानी पैसा उनकी जेब तक पहुंच गया था, उनके बैंक में आ गया था। वो चाहते तो इस पैसे को रख सकते थे, लेकिन वो इस 20,000 करोड़ रुपए को अब वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये निवेशकों के लिए ठीक नहीं होगा। और ये बात वो खुद कैमरे पर आकर कह रहे हैं। अब भारत की अलग अलग वित्तीय संस्थाओं ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी जांच भी शुरू कर दी है। भारत के केंद्रीय बैंक, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, RBI ने देश के सभी बैंकों को एक नोटिस भेजा है, जिसमें इन तमाम बैंकों से पूछा गया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप की किस कंपनी को कितना और कितने साल के लिए लोन दिया है। RBI के अलावा प्राइवेट बैंक सिटी बैंक इंडिया ने भी यह ऐलान किया है कि अब उसकी तरफ से अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी को
कोई लोन नहीं दिया जाएगा। यानी सिटी बैंक ने तत्काल अडानी ग्रुप को लोन देने पर रोक लगा दी है। इसी तरह स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक जिसका नाम है क्रेडिट स्विस, उसने भी अडानी ग्रुप से जुड़ी तमाम वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसलिए आज हम इस खबर का सबसे सरल और सबसे विस्तृत विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको यह बताएंगे कि हिंडनबर्ग नाम की एक विदेशी संस्था जो है, जो अपने आप को एक रिसर्च संस्था बताती है, उसकी इस रिपोर्ट में जो अडानी ग्रुप पर सवाल उठाती है, उस रिपोर्ट में उसका भी कितना ब्लैक है और कितना व्हाइट है। लेकिन इस सब के पीछे का जो सबसे बड़ी वजह आप मान सकते हैं, कारण जो मान सकते हैं, गौतम अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकियां या फिर मित्रता। तो आज जो बड़ा सवाल देश के सामने है वो ये कि क्या गौतम अडानी इन ऊंचाइयों पर इसलिए पहुंचे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पीछे से इनडायरेक्टली उनकी मदद कर रहे थे, या फिर ये एक साजिश है जिसका निशाना असल में अडानी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी को प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की वजह से फायदा हुआ या ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये एक ऐसी खबर है जिसमें आम आदमी के लिए सच्चाई को खोजना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे ऑपरेट करती हैं, इसके बारे में आम आदमी को बहुत ही कम जानकारी होती है। इसलिए कोई भी आदमी किसी पर कुछ भी आरोप लगा देता है तो हमारे आम दर्शकों के पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो जान सकें कि क्या ब्लैक है क्या व्हाइट। इसलिए आज हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में ये पूरा मामला समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विश्लेषण राष्ट्रवाद वाला नहीं, राष्ट्रहित वाला होगा। सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसे अमेरिका की एक रिसर्च फर्म द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस फर्म का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने अडानी को एक तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी, यानी बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, बहुत नई कंपनी है, सिर्फ 5 साल पुरानी कंपनी है। और इस कंपनी का कहना है कि उसने पिछले 2 वर्षों तक गौतम अडानी और उनके परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति और उनकी कंपनियों की अकाउंट रिपोर्ट्स का गहन अध्ययन किया है और इसके बाद 106 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अडानी ग्रुप से कुल 88 सवाल पूछे गए हैं और अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप किसी कंपनी का संविधान भी कह सकते हैं, यानी जिस प्रक्रिया और प्रणाली के तहत किसी कंपनी को चलाया जाता है उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। और इस रिपोर्ट में आरोप है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां जिस प्रक्रिया और प्रणाली के तहत चलाई जा रही हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं और असल में ये सारी कंपनियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कुल मिलाकर 6 गंभीर आरोप लगाए हैं जिनके बारे में आपको हम एक एक करके बताएंगे। तो पहले तो यह सुन लीजिए कि आरोप क्या है। पहला आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का। आम बोलचाल में हम ये बात कहें कि शेयर बाजार में जो शेयर का जो प्राइस है, जो भाव है, उससे छेड़छाड़। और आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही वाला स्टॉक मार्केट है जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो एक उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ एक 50-50 पार्टनरशिप में एक नई कंपनी शुरू करते हैं जिसमें 50% आपका है, 50% आपके दोस्त का है। तो इससे उस कंपनी में आपकी जो हिस्सेदारी होगी, यानी आपकी जो इक्विटी होगी, उसे स्टॉक कहते हैं। लेकिन सोचिए भविष्य में अगर यह कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है और आप चाहते हैं कि आम लोग भी आपकी इस कंपनी में शेयर खरीदें और आपके हिस्सेदार बन जाएं, तो इसके लिए आप अपनी कंपनी के कुछ स्टॉक्स यानी कुछ शेयर्स स्टॉक मार्केट में रिलीज कर देंगे और जब आम जनता इन शेयर्स को खरीदेगी तो इससे आपकी कंपनी में कुछ हिस्सा शेयर्स के रूप में आम जनता का हो जाएगा। और पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है, ये आपके शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। हालांकि यहां आप ये सोच रहे होंगे कि जब शेयर बाजार में स्टॉक खरीदना और बेचना इतना सरल है तो इसमें मैनिपुलेशन या हेरा फेरी कैसे हो सकती है। तो यह काम भी बड़ा सरल है। मान लीजिए एक कंपनी के एक शेयर की वास्तविक कीमत 10 रुपए है, लेकिन अगर वो बाजार में इससे ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, यानी 20 रुपए का बिक रहा है 10 रुपए का शेयर, या 10 रुपए का शेयर 30 या 40 रुपए का बिक रहा है, तो यह शेयर ओवर वैल्यूड माना जाएगा। यानी इस शेयर की कीमत कम है लेकिन बाजार भाव
ज्यादा है, यानी अपनी वैल्यू से ज्यादा पर बिक रहा है, अपनी कीमत से ज्यादा पर बिक रहा है। अब कोई भी शेयर ओवर वैल्यूड कब होता है? जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में जो आलू आता है, आलू 15 रुपए किलो है, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो 30 रुपए या इससे भी ज्यादा कीमत में बिक रहा है। और कई बार ऐसा होता भी है, आप खरीद कर लाते हैं, वही 15 रुपए का आलू आप 30 या 40 रुपए में खरीदते हैं। अब डिमांड एक ही तरीके से बढ़ती है, और वो तरीका यह है कि अगर सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है। यानी अगर कोई शेयर निर्धारित है, उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, लेकिन खरीदने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इसे मैनिपुलेशन या हेराफेरी नहीं माना जाएगा। हेराफेरी तब होगी जब इस डिमांड को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा वो भी समझिए। अगर आलू की सप्लाई कम ना हो लेकिन उसकी जमाखोरी कर ली जाए तो इससे आलू की डिमांड बढ़ाई जा सकती है, जो कि नकली डिमांड है, क्योंकि उसे लोगों ने स्टॉक करके रख लिया है। और स्टॉक मार्केट में भी कई बार ऐसा ही होता है। कंपनियां अपने स्टॉक की डिमांड बढ़ाने के लिए खुद ही अपने शेयर्स खरीद लेती हैं दूसरी कंपनियों के नाम पर, और वो कंपनियां भी उन्हीं की होती हैं। और इससे जब लोगों को ऐसा लगता है कि उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा है तो वो शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है। और हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों पर ऐसा ही करने के आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स में 218 बिलियन यूएस डॉलर्स, रुपए में अगर कहें तो 17,80,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, जो एक तरीके का कॉर्पोरेट फ्रॉड है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि सितंबर 2022 तक अडानी ग्रुप की कंपनियों का टोटल मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हो गया था, और इसमें ज्यादातर वृद्धि पिछले 2 से 3 वर्षों में ही हुई है। और इसकी वजह से पिछले 2.5 वर्ष में गौतम अडानी की जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो 13 गुना बढ़ गई है। यानी पिछले 2-2.5 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी इतने लगातार बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। सरल शब्दों में कहें तो आरोप यह है कि जिस गैर कानूनी तरीके से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बढ़ाई गई, उससे गौतम अडानी की संपत्ति भी रॉकेट की तरह ऊपर गई, और यह सब कुछ गैर कानूनी या गलत तरीके से हुआ। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में 819% की वृद्धि हुई है। यह फिगर आप याद कर लीजिए, 3 वर्षों में अडानी की कंपनियों के शेयर्स के भाव में 819% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मामूली नहीं है, जबकि ये सारी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हुई हैं। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक ये गौतम अडानी से ये सवाल पूछ रही है कि जब उनकी कंपनियां भारी कर्जे में डूबी हुई हैं तो फिर उनके शेयर्स की कीमतों में 819% की वृद्धि पिछले 3 वर्षों में कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात, यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि आज गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर्स औसतन 85% तक ओवर वैल्यूड है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि उसने टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियां बनाई और बाद में इन्हीं कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर्स खुद ही खरीद लिए, ताकि स्टॉक मार्केट में इनकी डिमांड और इनकी कीमतें दोनों बढ़ाई जा सके। टैक्स हेवन देश उन देशों को कहते हैं जहां कंपनी को यह नहीं बताना पड़ता कि उसके बैंक खातों में पैसा कहां से और किस देश से आ रहा है, और इन देशों में ऐसी कंपनियों से या तो ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जाता और कई बार तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसीलिए इन तमाम देशों में ही इस तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो होती हैं। ये शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, यानी इन कंपनियों को बनाया ही इसलिए जाता है, इनका गठन इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देशों से पैसा इन कंपनियों के खातों में डाला जा सके और वो पैसा फिर घुमा फिराकर शेयर बाजार में आ जाए, जैसा कि इस मामले में अडानी ग्रुप पर आरोप है। तो टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियां, और शेल कंपनियां मतलब एक तरीके से मान लीजिए नकली कंपनियां, वो किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल नहीं होती, वो कुछ नहीं करती। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम अडानी के परिवार के सदस्यों ने मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन देशों में ऐसी बहुत सारी शेल कंपनियां बनाई जिनका ना तो कोई एड्रेस है, ना ही इन कंपनियों में कोई कर्मचारी काम करता है, और ना ही इनका कोई फोन नंबर है या फिर कोई वेबसाइट है। लेकिन इसके बावजूद अडानी ग्रुप की कंपनियों और इन शेल कंपनियों के बीच लगातार लेन देन के प्रमाण मिलते हैं।
इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम पर मॉरिशस में 38 शेल कंपनियां हैं और उनके भाई राजेश अडानी और उनके बहनोई समीर वोरा की भी इसमें भूमिका है। और मॉरिशस के अलावा साइप्रस और यूएई में भी बहुत सारी शेल कंपनियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के फंड्स को इन टैक्स हेवन देशों में ट्रांसफर करने के लिए हो रहा है। कहने का मतलब ये कि भारत और दुनिया भर से अडानी ग्रुप जो कैपिटल एब्जॉर्ब करता है, यानी जो कमाई करता है, उन पैसों को टैक्स हेवन देशों की इन शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इस फंड से वॉश ट्रेडिंग होती है। वॉश ट्रेडिंग का मतलब उस अवैध तरीके से है जिसमें शेल कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदती हैं या बेच देती हैं ताकि ग्रुप का ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहे और बाजार में यह संदेश जाता रहे कि उस कंपनियों के शेयर्स की बाजार में बहुत भारी डिमांड है, वो बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तीसरा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसके प्रोमोटर्स के शेयर्स बहुत हाई है जिससे कंपनी के निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। प्रोमोटर्स का मतलब है, प्रोमोटर्स को आप किसी कंपनी का मालिक कह सकते हैं जो दूसरे निवेशकों को अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट कहती है कि इस समय अडानी टोटल गैस, एक कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 74.8% है जबकि अडानी एंटरप्राइजेज में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 73.64% और अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 60.75% है। हालांकि इसमें कोई नियम नहीं तोड़ा गया है, यह भारतीय नियमों के तहत बिल्कुल जायज है। भारत की कैपिटल मार्केट कंपनी यानी सेबी का जो कानून है, जो भारत के शेयर बाजार पर जो संस्था नजर रखती है, उसका कानून कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस हिसाब से देखें तो अडानी ग्रुप ने कोई नियम या कानून नहीं तोड़ा है। हर कंपनी में उनकी जो हिस्सेदारी है परिवार की, वो 75% से कम ही है। लेकिन यहां सवाल असल में दूसरा है। बड़ा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों की हिस्सेदारी उसके प्रोमोटर्स यानी मालिकों के पास है और जो बची हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे भी अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए खुद ही खरीद लिया है, जिससे भविष्य में अगर ये कंपनियां कभी डीलिस्ट होने की कगार पर पहुंची तो इससे निवेशकों को ही नुकसान होगा। और निवेशक कौन है? सबसे बड़े निवेशक हैं LIC और SBI जैसे सरकारी बैंक और सरकारी कंपनियां। और आपने देखा होगा कि बार बार इसमें LIC का नाम आ रहा है। हम आपको LIC और SBI के बारे में भी आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में लगाए गए बाकी के आरोपों के बारे में भी आप जान लीजिए। चौथा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप की 7 में से 5 लिस्टेड कंपनियां ऐसी हैं जिनका करंट रेशो 1 से भी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि इन कंपनियों का टोटल करंट एसेट्स टोटल करंट लायबिलिटीज की तुलना में कम है, यानी लेनदारी कम है और देनदारी ज्यादा है। टोटल करंट एसेट्स का मतलब यह है कि उस कंपनी के पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने स्टॉक्स हैं और कस्टमर से उसे कितना पैसा लेना है, यानी इसी को आप लेनदारी कह सकते हैं, या आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है। और टोटल करंट लायबिलिटीज का अर्थ उस खर्चे से है, उस पैसे से है जिसमें कंपनी को बाहर पैसा चुकाना है, यानी समझ लीजिए कि कंपनी के ऊपर उधार कितना है, जिसमें कंपनी को सप्लायर्स को पैसा देना होता है, स्टाफ को पैसा देना होता है, जो लोन लिया होता है उसको वापस करना होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, और जितने तमाम दूसरे जो खर्चे होते हैं जो कंपनी के ऊपर देनदारी होती है, इसे कहते हैं लायबिलिटीज। कहने का मतलब यह है कि अडानी ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियां इस समय भारी कर्ज में डूबी हुई हैं और ये कंपनियां अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त पैसा और प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही हैं। और पिछले काफी समय से अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेज में फ्री कैश फ्लो लगातार नेगेटिव में है, यानी पर्याप्त पैसा भी इन कंपनियों के पास नहीं है और इन कंपनियों पर कुल मिलाकर 1,62,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। पांचवा आरोप यह है कि जब हिंडनबर्ग ने भारत की कैपिटल मार्केट में और जब उन्होंने सेबी से अडानी ग्रुप के बारे में जानकारी मांगी तो सेबी ने बताया कि उसने पिछले कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप की 70 से ज्यादा इकाइयों और प्रोमोटर्स के खिलाफ अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक्स में हेराफेरी करने के लिए जांच की है, यानी सेबी ने पहले भी जांच की है और अडानी ग्रुप के खिलाफ इससे पहले भी 4 बड़ी जांच हुई हैं,
जिनमें उस पर 1700 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे थे और ये आरोप मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर्स फंड्स की चोरी और भ्रष्टाचार के थे। लेकिन यहां बात हो रही है आज लाखों करोड़ की, और ये जो बात है ये एक छोटा सा आरोप माना जाएगा सिर्फ 1700 करोड़ का। और छठा आरोप यह है कि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस का ऑडिट ऐसी कंपनियों से कराया गया जो बहुत छोटी कंपनियां हैं, अनुभवहीन कंपनियां हैं और इन कंपनियों की अपनी कोई वेबसाइट तक नहीं है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब अकेले अडानी एंटरप्राइजेज की ही 126 सब्सिडरी यानी छोटी छोटी कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और व्यवसाय हैं, तब इस कंपनी ने उन सब का ऑडिट कैसे किया होगा और इस ऑडिट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर 6 बड़े आरोप हैं जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। लेकिन अब आप ये देखिए कि अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि अडानी ग्रुप का जवाब समझना भी आवश्यक है। अब देखिए क्या We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर 413 पन्नों का एक जवाब दिया गया है जिसे सार्वजनिक किया गया है। इसमें भी 5 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बात, अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों और स्टॉक्स की हेराफेरी के आरोपों को पूरी तरह निराधार और गलत बताया। दूसरा, यह बात भी गलत है कि इस रिपोर्ट को 2 साल की गहन रिसर्च के बाद तैयार किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का जिक्र है वो वर्ष 2015 के बाद से अडानी ग्रुप खुद ही अलग अलग मौकों पर जारी कर चुका है। यानी अडानी ग्रुप का कहना है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर आया है ये तो वही आंकड़े हैं जो अडानी ग्रुप खुद ही 2015 के बाद बाजार में सबको बता चुका है। तीसरी बात, अडानी ग्रुप की कुल 9 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनमें से 8 कंपनियों की ऑडिटिंग 6 बड़े ऑडिटर्स करते हैं और आने वाले समय में अडानी टोटल गैस की ऑडिटिंग भी इन्हीं 6 बड़े ऑडिटर्स में से किसी एक को सौंप दी जाएगी। यानी अडानी ग्रुप कह रहा है कि हम एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी और नाम से अपनी ऑडिट कराते हैं और कराएंगे। चौथा, यह आरोप भी उन्होंने गलत बताया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के प्रमोटर्स ने शेयर्स को गिरवी रखकर कर्ज लिया है। ग्रुप का कहना है कि यह कर्ज हकीकत में सच्चाई यह है कि प्रमोटर्स होल्डिंग के 4% हिस्से से भी कम है। और पांचवी बात अडानी ग्रुप ने जो कही है वो ये कि उसकी लिस्टेड कंपनियों की आय से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसकी बैलेंस शीट में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप ने कहा है कि यह हमला उस पर नहीं है बल्कि यह हमला भारत पर हो रहा है, यह हमला स्वदेशी कंपनी पर हो रहा है, यह हमला मेक इन इंडिया पर हो रहा है और इसमें भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और भारत की विकास गाथा को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। अडानी का कहना है कि ये जो हमला हो रहा है ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमला हो रहा है और अडानी ग्रुप जो है इस पूरे हमले को अपने ऊपर नहीं बल्कि भारत पर होने वाला हमला बता रहा है और यह हमला हो रहा है विदेशियों द्वारा, यह कहना है अडानी का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अडानी ने इस पूरे हमले को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, भारत से जोड़ दिया, तिरंगा से जोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद गौतम अडानी की वेल्थ और उनकी कंपनियों के शेयर्स की कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं। यानी गौतम अडानी ने जो बात कही, राष्ट्रवाद से इस मुद्दे को जोड़ा, जो कहा कि भारत को निशाना बनाया जा रहा है, एक भारत की जो कंपनी है जो पूरे विश्व के पटल पर इतनी बड़ी हो गई थी, वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, ये बात विदेशों से सहन नहीं हो रही। और ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की जो कंपनी है इसने एक हिट जॉब किया है किसी के कहने पर ताकि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके, ये उनका आरोप है। लेकिन इस आरोप के बावजूद उनकी कंपनियों का जो स्टॉक है जो टूट रहा है लगातार, उस गिरावट में कोई कमी नहीं आई, गिरावट रुकी नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह रिपोर्ट 24 जनवरी को प्रकाशित की थी और उससे पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम रैंकिंग क्या कहती है, बताते हैं आपको। रियल टाइम रैंकिंग मतलब यह है कि अगर आप अभी भी चाहेंगे कि इस समय गौतम अडानी की क्या रैंकिंग है तो आपको इस समय की रैंकिंग का पता चल जाएगा। और आज रात 9 बजे तक, जब हमने ब्लैक एंड व्हाइट शुरू किया, रात 9 बजे तक गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 16वें स्थान पर पहुंच चुके थे। यानी गौतम अडानी अब टॉप 15 से भी बाहर हो चुके हैं, टॉप 15 से भी बाहर हैं।
और उनकी रैंकिंग में अभी और गिरावट आ सकती है। सोचिए 23 जनवरी को वो नंबर 3 पर थे, फिर नंबर 7 पर हुए, नंबर 12 पर हुए और अब वो नंबर 16 पर है। 24 जनवरी को अब तक अकेले गौतम अडानी की वेल्थ यानी जो उनकी संपत्ति है वो 2 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है। ये बहुत बड़ी फिगर है। 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हो चुका है 9 दिनों में। और पूरे अडानी ग्रुप की वेल्थ पिछले 9 दिनों में अगर हम देखें तो 8,76,000 करोड़ रुपए घट चुकी है। 9 दिन में 8,76,000 करोड़ रुपए घटी है। सोचिए, इस एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर खिसका दिया और 8,76,000 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। और इसकी वजह से अडानी ग्रुप के लगभग 9 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट आई है और आ रही है। एक और ग्राफ से आपको समझाते हैं कि इस समय उनकी क्या स्थिति है। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का एक शेयर 20 जनवरी को 3,456 रुपए का था, अब ये 1,565 रुपए का है। अडानी ट्रांसमिशन का एक शेयर 20 जनवरी को 2,738 रुपए का था, अब ये 1,551 रुपए का है। बाकी कंपनियों के शेयर्स में भी 30 से 40% की गिरावट आ चुकी है जो आपकी स्क्रीन पर है। सारे शेयर्स अडानी ग्रुप के जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स में इसी गिरावट को देखते हुए उसने अपने ओवर सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया और कहा कि वो निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए तैयार है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर अडानी ग्रुप को ऐसा क्यों करना पड़ा और ये एफपीओ होता क्या है। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। असल में जब शेयर बाजार में पहले से कोई लिस्टेड कंपनी अपने नए शेयर या अतिरिक्त शेयर्स जारी करती है, उस प्रक्रिया को एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसे ऐसे समझिए कि किसी कंपनी के शेयर्स पहले से ही स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन उस कंपनी को अब और पैसा चाहिए, और पैसा उगाना है, तो इसके लिए वो कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने नए और अतिरिक्त शेयर्स लेकर आती है और ये शेयर्स जो बाजार में पहले से मौजूद शेयर्स से अलग होते हैं। ये अतिरिक्त शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स यानी मालिकों द्वारा जारी किए जाते हैं और कोई भी कंपनी ऐसा तभी करती है जब उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। यानी अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लाने वाला था, 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त शेयर्स बाजार में लाने वाला था और यह एफपीओ मंजूर हो चुका था और इस एफपीओ को लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया था। मतलब पहले ही लोगों ने सारे शेयर्स खरीद लिए और 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके अकाउंट में चले गए। और ऐसी स्थिति में आकर बिल्कुल आखिरी स्टेज पर लाकर अडानी ने इससे एफपीओ को वापस ले लिया और अब यह कहा है कि वो अपने निवेशकों को उनके 20,000 करोड़ रुपए लौटा देंगे, क्योंकि इस समय स्टॉक मार्केट की जो हालत है वो ये नहीं चाहते कि उनके निवेशकों का पैसा कम हो या डूबे या उस पर किसी भी तरह की कोई आंच आए। और वो ये कहते हैं कि ये मैं नैतिकता के आधार पर कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि इस पूरे विवाद में एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्यों आ रहा है। इसका कारण यह है कि एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया हुआ है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 3 बड़ी कंपनियों में निवेश किया हुआ है और मैं आपको बताता हूं कि कैसे यह निवेश किया है बड़े प्लाज्मा में आपको, क्योंकि ये बड़ी तस्वीर आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। देखिए ये एलआईसी किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, यहां आपको यह समझना चाहिए। तो क्या एलआईसी ने सिर्फ अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया है या और बहुत सारी कंपनियों में भी पैसा लगा रहा है? तो देखिए इनमें अडानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी का 4.23% का निवेश है। यानी ये एलआईसी का 4.2% नहीं है बल्कि दूसरी कंपनी का 4.32% है। ये जैसा आप यहां पर देखेंगे। अडानी पोर्ट्स में 9.14% एलआईसी का है और अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% निवेश किया है उसने। यानी इतनी होल्डिंग एलआईसी के पास अडानी ग्रुप की इन कंपनियों में है। एलआईसी ने अपने एक नए बयान में बताया है कि उसने अडानी ग्रुप में अब तक 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो यह आप जान लीजिए एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में कितना निवेश किया है। मैं वापस आपको बताता हूं, 30,000
127 करोड़ रुपए का निवेश है एलआईसी का अडानी की अलग अलग कंपनियों में। और इस 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू क्या है? 27 जनवरी तक इसकी मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। यानी एलआईसी ने निवेश किए 30,000 करोड़ रुपए और यह पैसा बढ़कर हो गया 56,000 करोड़ रुपए, यानी दुगना हो चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि एलआईसी ने अलग अलग क्षेत्रों और कंपनियों में जो निवेश किया हुआ है यह उसका 1% से भी कम है। यानी एलआईसी ने जितना भी पैसा अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पर निवेश किया हुआ है, अडानी ग्रुप में उन्होंने जो पैसा लगाया है वो एलआईसी के पूरे पोर्टफोलियो का 1% के आसपास है, 1% से भी कम है। तो यह बात आप समझ लीजिए कि यह आरोप गलत है कि एलआईसी ने अपना सारा पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा दिया है। अब देखिए एलआईसी किस किस कंपनी में हिस्सेदारी ले चुकी है। देखिए नंबर 1 पर है आईडीबीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्टैंडर्ड बैटरीज, मॉडेला वुल्स, कोचिन मालाबार एस्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज, आईटीसी में भी 15% हिस्सेदारी है, एनएमडीसी नाम की कंपनी में है, महानगर टेलीफोन निगम में भी 13% की हिस्सेदारी है एलआईसी की, ग्लॉस्टर में है 12% की, और एल&टी नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी 12.5% की हिस्सेदारी जो है वो एलआईसी की है। तो एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग दूसरी बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश करती है, क्योंकि एलआईसी जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका पैसा बढ़ाकर कैसे देगी, वो दूसरी कंपनियों में लगाती है, ऐसी कंपनियों में लगाती है जहां उसके शेयर का भाव बढ़ सके। जैसे अडानी ग्रुप में एलआईसी ने जो 30,000 रुपए लगाया, उसका भाव, उसकी जो कीमत है वो 56,000 करोड़ हो गई, जिसका फायदा एलआईसी में जो निवेशक हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनियों को एसबीआई से भी लोन मिला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी, जिनमें सबसे बड़ा लोन 21,000 करोड़ रुपए का है। अब आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अडानी ग्रुप के अलावा किस किस कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग है और उसने किसे कितना लोन दिया हुआ है। देखिए तो क्या बड़ा सवाल, पहले हमने आपको बताया कि क्या एलआईसी ने सारा पैसा अडानी को ही दिया हुआ है, सारा पैसा अडानी की कंपनियों में ही लगाया हुआ है? उसका जवाब है नहीं। एलआईसी ने अपना 1% से भी कम पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया है, सिर्फ 30,000 करोड़ लगाया है, जिसकी कीमत अब है 56,000 करोड़। अब दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्या अपना सारा पैसा अडानी को दे दिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी कंपनियों में भी लगाता है? और ये दूसरी कंपनियां कौन सी हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा लगाया हुआ है? देखिए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में 69% की हिस्सेदारी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये तो खैर इनकी अपनी ही कंपनी है, 55%, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम में 29%, यस बैंक में 26%, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड 11%, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लगभग 10%, एसईपीसी लिमिटेड में भी 9.5%, राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में 9.5% के आसपास, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन में 9.30% और एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में भी 7.5% हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो ये जो बात बार बार आपसे कही जा रही है कि इन सारे एसबीआई और एलआईसी ने सारा पैसा अपना अडानी में झोंक दिया या जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया, तो ये बात झूठी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए एसबीआई अडानी के अलावा और कहां कहां अपना पैसा लगा रहा है, और फिर ये देखिए कि ये किसकी कंपनियां हैं, ये तो अडानी की कंपनियां नहीं है। इसी तरह हमने आपको एलआईसी की भी कंपनियां बता दी, एलआईसी ने कहां कहां पैसा लगाया है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और एलआईसी देश की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है, इसलिए इन कंपनियों के अडानी ग्रुप में निवेश पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि एसबीआई में और एलआईसी में आम जनता अपना पैसा लगाती है, और क्यों लगाती है? ताकि उस पैसे का अच्छा रिटर्न मिल सके। एलआईसी पर लोगों को विश्वास है, भरोसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी लोगों को बहुत भरोसा है। ये दोनों एक ऐसी कंपनियां हैं जो विश्वसनीयता के मामले में बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, लोग इन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। खासतौर पर हमारा जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई यहां पर निवेश कर देते हैं, ताकि बाद में उनके पैसे की अच्छी कीमत उन्हें मिल सके। और ये दोनों कंपनियां आगे अपने निवेशकों का पैसा दूसरे कंपनियों में लगाती हैं, ताकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके और वो अपने निवेशकों को अच्छी वैल्यू दे सके।
इस पूरे मुद्दे पर आज संसद में भी बड़ा हंगामा हुआ है और विपक्षी दलों ने इस दौरान जबरदस्त नारेबाजी की है, जिसके बाद संसद की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। तो सोचिए, गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब संसद तक इस पर नहीं चल रही है और विपक्ष जो है वो पूरा की पूरा इस गौतम अडानी के मुद्दे पर एकजुट हो गया है। आज बजट सत्र का तीसरा दिन था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कहा कि हमें अडानी के बारे में चर्चा करनी है इसी सदन में, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई और फिर कल सुबह 11 बजे तक, यानी पूरा की पूरा दिन ही आज का निकल गया। विपक्षी पार्टियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे सभी आरोपों पर संसद में चर्चा कराना चाहती हैं। आज विपक्षी सांसदों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। वहीं सरकार का यह कहना है कि वो सभी मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह संसदीय परंपरा के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं संसद में और संसद की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं, ये करना सही नहीं है। बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना, प्लीज जाइए, अपने स्थान पे जाइए। आई एक्सपेक्ट द मेंबर्स टू ऑब्जर्व डेकोरम इन द हाउस। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें कोई उनको दिक्कत है तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे इस रिपोर्ट की चर्चा करके। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। अब आपको एक नई बात बताते हैं और वो ये कि अडानी ग्रुप की सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है, अडानी ग्रुप आज का ग्रुप तो नहीं है, बहुत पुराना ग्रुप है, लेकिन अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा विकास किस दौरान किया, सबसे ज्यादा बड़ा वो किस दौरान बना। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अडानी ग्रुप जो है उसका जो ग्रोथ है वो बीजेपी के समय में नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकारों के समय सबसे ज्यादा हुआ है। अडानी ग्रुप की सफलता की कहानी 1985 से शुरू होती है, जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने आयात को सरल बनाने के लिए पीवीसी समेत 150 वस्तुओं को सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में रख दिया था। और बड़ी बात यह है कि तब अडानी ग्रुप की प्लास्टिक फिल्म निर्माण की एक इकाई थी, उसमें पीवीसी ही सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल था। और यही कारण है कि राजीव गांधी के इस फैसले से अडानी ग्रुप को बहुत फायदा हो गया। इसके अलावा उस समय गुजरात में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और यहां भी उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फायदा करवाया। उदाहरण के लिए तब अडानी ग्रुप के गुजरात राज्य निर्यात निगम के साथ उसने एक सौदा किया, जिसमें निगम ने उन्हें अपनी तरफ से पीवीसी आयात करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत कर दिया। और इस व्यवस्था के तहत अडानी ग्रुप ने विदेशों से इंपोर्टेड पीवीसी को भारतीय बाजार में बेचकर बहुत मोटा मुनाफा कमाया। इसी तरह 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी की स्थापना की और उस वक्त इस कंपनी का प्रमुख काम ट्रेडिंग यानी विदेशों से आयात और निर्यात था। कुछ सालों के अंदर ही वर्ष 1994 तक अडानी ग्रुप देश में कोयले का सबसे बड़ी ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गई। इसके अलावा 23 जून 2006 को मनमोहन सिंह की सरकार में अडानी ग्रुप को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर विशेष आर्थिक जोन, जिसे अंग्रेजी में SEZ कहते हैं, इसे विकसित करने की उन्हें अनुमति मिली। यानी यह भी कांग्रेस सरकार में हुआ। और जून 2011 तक अडानी ग्रुप टाटा, रिलायंस और SR जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ चुका था और देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों में शामिल हो चुका था। इसके अलावा राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी अडानी ग्रुप को 1600 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी है और इस जमीन पर अडानी ग्रुप को सोलर पार्क बनाना है। इसके अलावा राजस्थान में अडानी ग्रुप को 150,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी मिला, एक 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें उसे 9,700 मेगावाट के सोलर और विंड एनर्जी पार्क का
विकास करना है। अच्छा, ये तो राजस्थान की बात हो गई जहां कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिसंबर 2021 में ही गौतम अडानी से राज्य सचिवालय में मुलाकात की और उन्हें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आमंत्रित किया था। और फिर अप्रैल 2022 में अडानी ग्रुप ने बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। लेकिन तब इन सारी विपक्षी पार्टियों को गौतम अडानी से कोई परेशानी नहीं थी, फोटो खिंचवाने में कोई परेशानी नहीं थी, किसी भी समस्या की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अमेरिका की जिस कंपनी ने अडानी ग्रुप को लेकर यह रिपोर्ट जारी की है वो भी दूध की धूली नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके बाद अडानी के खिलाफ सुनियोजित तरीके से हमले शुरू हो गए। ये हमले ठीक उसी तरह हैं जैसे भारत विरोधी एक उद्योगपति हैं जॉर्ज सोरोस नाम के एक हेज फंड मैनेजर ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड को भारी नुकसान पहुंचाया था। अडानी ग्रुप को 2010 में ऑस्ट्रेलिया में कार्मिशेल कोल माइन प्रोजेक्ट मिला था, जिसके बाद 2016-17 से अडानी के खिलाफ हमले शुरू हो गए, तो वहां पर भी यही हुआ। और 2017 में एक एनजीओ ने उनके खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और इन लोगों ने अडानी के प्रोजेक्ट को तब रोकने के लिए स्टॉप अडानी के नाम से एक ग्रुप बनाया और उनके खिलाफ विरोध शुरू किया। और इस एनजीओ को टाइड्स फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग भी दी गई थी। अब आप सोचिए कि आप जानते हैं कि टाइड्स फाउंडेशन को फंड कौन देता है। टाइड्स फाउंडेशन को जो संस्थाएं फंड देती हैं उनमें सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर और बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे संस्थाएं शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में अजीम प्रेमजी के नेतृत्व में एक एनजीओ शुरू हुआ था जो भारत की न्यूज वेबसाइट्स को फंडिंग करता है, आप देखिएगा। और ये जो फंड है ये तमाम ऐसे पत्रकारों को फंड देता है जो कि इसी तरह की भारत विरोधी स्टोरीज छापते हैं, इसी तरह के भारत विरोधी जो हैं गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। और ये जो सारी कंपनियां हैं ये भी उसी प्लेटफॉर्म को फंड देती हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि भारत विरोधी पत्रकारिता करने के लिए जो है इनका निर्माण किया गया है। अब बड़ी बात, हम आते हैं इस बात पर कि क्या अडानी का ये जो इतना राइज है ये इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी की और गौतम अडानी की दोस्ती काफी पुरानी है क्योंकि दोनों गुजरात से आते हैं और हो सकता है उनकी नजदीकियां रही भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी बात आज जो सोचने की है वो ये है कि अडानी को प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती करने का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हम ये कहेंगे कि अडानी को इस बात का नुकसान ज्यादा हुआ है और फायदा तो हम कह नहीं सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है ये बताने का कि फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग जिसने ये पूरी रिसर्च बनाई है, इसका खुद का इतिहास भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये अक्सर, एक तो कंपनी बहुत नई है और ये अपनी पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर भी अक्सर विवादों में घिरती रही है। हमारे पास मैं देखता हूं, अगर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है उसी जगह से, अगर आप चाहें तो उस रिपोर्ट को हम, ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये खुद भी विवादों के घेरे में रहती है और अक्सर इस पर जो आरोप लगते हैं वो ये कि ये इसी तरह के हिट जॉब करती है। हिट जॉब कैसे करती है? यानी किसी कंपनी को पहले टारगेट करती है, फिर उस कंपनी के जो शेयर हैं उन्हें शेयर बाजार में तोड़ती है, उनके भाव बहुत नीचे कर लेती है और उसी दौरान जो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो स्टॉक मार्केट के जरिए या दूसरे मामलों के जरिए पैसा बनाती है। और हो सकता है कि इस पूरे मामले के पीछे भी यही हो कि एक बड़े ग्रुप को टारगेट किया जाए, स्टॉक मार्केट में उसके शेयर को क्रैश करा दिया जाए, जब शेयर सस्ता हो जाए तो फिर उसे खरीद लिया जाए और इस दौरान पैसा बना लिया जाए। इसे हिट जॉब कहते हैं और हो सकता है कि इसके पीछे भी वही कारण होगा। अब आखिरी पॉइंट हमारा क्या है? आखिरी पॉइंट हमारा यह है कि जब इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं तो अब क्या होना चाहिए?
हमारे देश में अग्नि परीक्षा एक शब्द है। आपको याद होगा जब सीता पर भी आरोप लगे थे, वो बेबुनियाद आरोप थे, लेकिन सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान श्री राम ने वो अग्नि परीक्षा सीता को देने के लिए कहा था। हालांकि आरोप बेबुनियाद थे। अब गौतम अडानी को भी यही करना चाहिए। आरोप इतने गंभीर लग चुके हैं कि उन्हें भी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि अग्नि परीक्षा तो अब होनी चाहिए। अग्नि परीक्षा अब लेगा कौन, ये बड़ी बात है। ना तो सरकार ले सकती है ना विपक्ष, क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए ये अग्नि परीक्षा सेबी ले सकती है, ये अग्नि परीक्षा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले सकता है, ये अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले सकती है। ये 3 ऐसे संस्थान हैं जिन पर देश के लोगों को भरोसा है। इसलिए इसके बाद हम ये कहेंगे, आरोप झूठे भी हो सकते हैं, बेबुनियाद भी हो सकते हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। और देश के लोगों का भरोसा जीतने के लिए अब यह जरूरी है गौतम अडानी के लिए कि वो भी अपनी अग्नि परीक्षा दें। सेबी ले सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये अग्नि परीक्षा ले सकता है। और जहां तक रही प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्तों की बात, तो प्रधानमंत्री मोदी अगर वाकई उनके इतने करीब होते तो ऐसी मुसीबत के समय में चाहते तो उनकी बहुत मदद कर सकते थे। लेकिन इस सरकार में किसी की भी मदद ऐसे नहीं होती। और अडानी का आज जो हाल हो रहा है उसी से आप ये समझ जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस सरकार में दोस्तों के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, दोस्तों के लिए किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, वक्त से केवल सीखा जा सकता है।